हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा हम लोगों ने कैपिटल गेन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि कैपिटल गेन के अंदर हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट कैपिटल गेन निकालने के लिए, हाँ जी, सबसे पहले कैपिटल गेन निकालने के लिए क्या होनी चाहिए, कैपिटल एसेट होनी चाहिए, जिसकी डेफिनेशन आपने सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर देखी। कैपिटल एसेट के बाद वो कैपिटल एसेट आपको क्या करनी है, ट्रांसफर करनी है। वो कैपिटल एसेट आपको क्या करनी है, ट्रांसफर, जिसकी डेफिनेशन आपने सेक्शन 2 क्लॉज 47 में देखी। अगर कैपिटल एसेट है और आप ट्रांसफर करते हैं तो क्या आ जाएगा, कैपिटल गेन आ जाएगा। और कैपिटल गेन मैंने बताया आपको 2 टाइप्स के कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे आएगा सर, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होनी चाहिए। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये सारा हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो हमने कर लिया, कैपिटल एसेट को जब आप ट्रांसफर करते हैं, आप कैपिटल एसेट को जब क्या करते हैं, ट्रांसफर, तो जिस ईयर में आप ट्रांसफर करते हैं उस ईयर के अंदर क्या होता है, कैपिटल गेन अराइज होता है। उस ईयर के अंदर क्या होता है, कैपिटल गेन अराइज होता है। बट इसकी 4 एक्सेप्शन थी। इसकी टोटल कितनी एक्सेप्शन थी, 4 एक्सेप्शंस थी। और वो 4 एक्सेप्शंस क्या थी, हाँ जी, कोई बताएगा मुझे। सेक्शन 45 1A, हाँ जी, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2, सेक्शन 45 सबसेक्शन 5, सेक्शन 45 5A। 45 1A क्या थी, आपकी कैपिटल एसेट में आग लग गई थी, ठीक है, या अर्थक्वेक आ गया था, जो भी है। उसके बाद यहां पे आपने अपनी कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में चेंज कर लिया था और उसके बाद आपने स्टॉक इन ट्रेड को बेच दिया। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे के पास ये लेक्चर नहीं है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। और व्हाट्सएप आपको पता ही है, मेरा नंबर क्या है, 9560054440। तो आप मेरे नंबर पर मुझे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। और ये 4 एक्सेप्शंस मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो वो लेक्चर मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। 45.5 क्या था भाई, कंपल्सरी एक्विजिशन। ये कहानी क्या थी, कंपल्सरी एक्विजिशन की कहानी थी। और 45.5A क्या था, जेडीए मतलब ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट। तो स्टूडेंट ये हम लोग कर चुके हैं। आज की क्लास में क्या करने वाले, हाँ जी, आज की क्लास के अंदर हम लोग बेसिक करने वाले कैपिटल गेन का। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, कैपिटल गेन निकलता है। जिस साल हम कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं उस साल हमारा क्या निकल के आता है, कैपिटल गेन। आज इसके ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन के ऊपर। एक सेक्शन लेते हैं, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1। कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है कि आप कैपिटल एसेट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। कैपिटल एसेट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। तो इन जनरल स्टूडेंट अगर आप अपनी कैपिटल एसेट को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो कैपिटल गेन कैसे निकलेगा। देखो जी, कैपिटल गेन कैसे निकलेगा।
अब कैपिटल गेन जब हम लोग निकालते हैं, जब हम कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, जब हम कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल गेन की, तो आपको पता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है। तो निकालने का क्या तरीका होता है? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जिसको हम सेल बोलते हैं, वैसे इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन क्या होती है कि भाई जिस कैपिटल एसेट को आपने बेचा, उसको बेच के आपके पास पैसा कितना आया, कितने पैसे आपके पास आए। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं 3 चीजें। सबसे पहला होता है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, कि जिस कैपिटल एसेट को आप बेच रहे हो, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, उसको बेचते टाइम पे क्या खर्चा हुआ। दूसरा आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और अगर ये लॉन्ग टर्म होता है तो हम उसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हैं। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? परचेज प्राइस, कि जिस एसेट को आप बेच रहे हो उसका प्राइस क्या था, तो परचेज प्राइस होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। लॉन्ग टर्म होगा तो अगेन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। जिस एसेट को बेच रहे हैं उसके अंदर अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट की तो उसकी कॉस्ट क्या थी, तो वो आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता है? हाँ जी, ये सब करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ग्रॉस कैपिटल गेन, या तो शॉर्ट टर्म या तो लॉन्ग टर्म। फिर इसके बाद हम लोग क्लेम कर सकते हैं, मतलब कि अपना कैपिटल गेन हम लोग कुछ एक्सटेंट तक एग्जम्प्ट करा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? कुछ एक्सटेंट तक हम लोग अपना कैपिटल गेन एग्जम्प्ट करवा सकते हैं, जो कि आपका अंडर सेक्शन एक 54 की लिस्ट है। तो वो बताएंगे आपको कि शॉर्ट टर्म में कौन से सेक्शन है 54 के अंदर जहां पे आप क्लेम ले सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में 54 के कौन से सेक्शन है। और फिर जाके आपके पास क्या आ जाएगा? कैपिटल गेन आ जाएगा। या तो ये कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म होगा या तो ये कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म होगा। ठीक, चलें आगे। तो सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 का एक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर देखो अब हमें क्या चाहिए। सबसे पहले 45 सबसेक्शन 1 के अंदर हमें क्या चाहिए? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। तो देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कैसे निकलेगी? फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन निकालने के लिए आपको यहां पे क्या करना पड़ेगा? आप यहां पे लिखेंगे कि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमें जो कंसीडरेशन है वो कंसीडरेशन हमें कितनी रिसीव्ड हुई है, ठीक है ना। हमें क्या चेक करना होगा कि हमें जो कंसीडरेशन है वो कितनी रिसीव्ड हुई है। साथ ही साथ इसके साथ हमें सेक्शन 50C का प्रोविज़न एक बार चेक करना होगा, और उसके साथ हमें एक सेक्शन और चेक करना होगा 55 कैपिटल ए। अब आप कहोगे सर ये क्या है? बेटा कंसीडरेशन जो रिसीव्ड हुई है, जो कंसीडरेशन आपने रिसीव्ड की है, उस सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 की आप बात कर रहे हो। बट उसके साथ साथ हम लोग सेक्शन 50C देखेंगे जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के रिगार्डिंग है, और सेक्शन 55 कैपिटल ए देखेंगे जो कि वैल्यूएशन ऑफिसर। अभी आपको बताएंगे ये वैल्यूएशन ऑफिसर क्या होता है, उसके रिगार्डिंग है। तो यहां पे एक सेक्शन के साथ 2 सेक्शन और हमें रीड करने होंगे, तो जाके स्टूडेंट हमें पूरा प्रोविजन समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिल्कुल बेबी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स ने परचेज की एक लैंड,
ठीक है, और कब परचेज की? 4/1/1978 में परचेज की। सर कितने की परचेज की है? 50,000 रुपए की परचेज की है। फिर उसके बाद इसने उस लैंड को क्या कर दिया? बेच दिया। सर किस डेट को बेचा उसने इस लैंड को? उसने इस लैंड को बेचा 2/9/2020। सर कितने का बेचा इस लैंड को? भाई 16 लाख का। 16 लाख रुपए में उसने ये लैंड बेच दी। इसकी लैंड की मार्केट वैल्यू 1/4/2001, जो मार्केट वैल्यू है वो है जी 5,11,200, और बेचते टाइम पे खर्चा हुआ एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर, खर्चा हुआ जी 2% सेलिंग प्राइस का। हमें कैपिटल गेन निकालना है। असेसमेंट ईयर रहेगा 21-22, तो ये हमें कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन। तो स्टूडेंट आ जाओ, कैसे करेंगे? सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेंगे, जो कि आपके पास 16 लाख है। उसमें से माइनस करेंगे 3 चीज़ें। पहला एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र, तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफ़र कितना बताया था? 2%। सेलिंग प्राइस का 2%, तो 16 लाख का 2% कितना हो गया भाई? 32,000। उसके बाद बोला था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होगा तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालनी होगी। जब भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना होगा तो आपको पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालनी होगी। अब पीरियड ऑफ होल्डिंग में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना। पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होती है? नंबर 1, डेट ऑफ परचेज, जो आपने कैपिटल एसेट परचेज की है उसकी डेट ऑफ परचेज, और डेट ऑफ सेल ले लेंगे। हाँ, सेल का जो दिन है, जो सेल की जो डेट है उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ सेल, और सेल वाला जो डे है उसको एक्सक्लूड कर लेते हैं। ये इन जनरल है। दूसरी बात, जब आप कोई कैपिटल एसेट परचेज करते हैं, हो सकता है कि वो कैपिटल एसेट आपको गिफ्ट मिल गई हो, ठीक है जी। अब जब गिफ्ट आपको मिल गई तो उस केस के अंदर आपको अगेन क्या करना है? पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालना है। तो मान लो कि ये टाइम पीरियड है, मान लो कि ये टाइम पीरियड है, और यहाँ पे आपको मान लो कि ये 1978 में खरीदी थी, आपको 2006 में मिली, ठीक है जी। आपको कब मिली? 2006 में, और आपने 2020 में उस एसेट को बेच दिया। तो भाई जो पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा वो प्रीवियस ओनर का भी काउंट होगा। ये आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा। ऐसा नहीं करना आपने कि आप इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग ले लेंगे, आप इसको पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं लेंगे। ये पीरियड ऑफ होल्डिंग नहीं होगा आपका, आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग ये होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कुछ चीज़ें स्टूडेंट जो आपको ध्यान रखनी है कि जो प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग होता है उसे भी हमें काउंट करना है, ठीक है। मतलब कि प्रीवियस ओनर ने जब कैपिटल एसेट को एक्वायर किया होगा वहाँ से हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग काउंट करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आ जाते हैं जी सेकंड पॉइंट के अंदर। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो 78 से लेके 2020, तो ये लॉन्ग टर्म ही आ रहा है। इसका मतलब कि मुझे इंडेक्स करना पड़ेगा। मुझे क्या करना पड़ेगा? इंडेक्स करना पड़ेगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालना पड़ेगा। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में कैसे निकालूंगा? तो मेरे को ये चेक करना होगा क्या ये एसेट मैंने बिफोर 1/4/2001 से पहले परचेज की थी? हाँ जी, बताओ।
क्या ये एसेट 1/4/2001 से पहले परचेज की थी? तो आंसर इज यस। आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि ये एसेट कब परचेज की गई है, 1978 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ना, ठीक है, या क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो। जब आप क्लास देख रहे हो तो साथ के साथ आप ये सोचो ना कि आप ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, साथ के साथ लिखते चलो क्वेश्चन। आंसर आता है तो पहले निकाल लो, वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल लो। तो भाई अगर ये बिफोर ली थी तो कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 विच एवर इज हाइयर लेते हैं, तो यहाँ पे 5,11,200 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, हाँ जी, ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, यहाँ पे ईयर ऑफ ट्रांसफ़र लेते हैं और ईयर ऑफ ट्रांसफ़र हमारा क्या है, हाँ जी 2021। उसका इंडेक्स बोला था मैंने, याद कर लो 301। और जब भी यहाँ पे बिफोर वाला केस आता है तो नीचे 100 ही आना है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 15,38,712, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ बाहर फिगर आ जाएगी हमारे पास, इन दोनों को टोटल कर देंगे हम तो 15,70,712 आ जाएगा अपने पास। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास आ गया 29,288, ये हमारे पास आ गया। और ये हमारा निकल गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्या निकल गया जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है, इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके भेज रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूं। और क्वेश्चन क्या है भाई, एक्स ने परचेज की है एक लैंड, और कब परचेज की है लैंड, 1997-98 के अंदर। कितने की परचेज की है, 6 लाख रुपए की, ठीक है जी, यस सर। फिर ये लैंड उसने गिफ्ट कर दी, एक्स ने इस लैंड को गिफ्ट कर दिया, गिफ्टेड टू हिज मेजर सन, हिज मेजर सन वाई को गिफ्ट कर दिया 1/6/2000 को। और उस दिन इसकी जो वैल्यू थी, फेयर मार्केट वैल्यू 11,50,000 रुपये थी। कितनी वैल्यू थी, 11,50,000 रुपये। और इस लैंड की फेयर मार्केट वैल्यू है 1/4/2001 को 12 लाख रुपए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। और वाई ने ये लैंड बेच दी, वाई ने इस लैंड को बेच दिया 15/9/2020, 40 लाख रुपए का बेच दिया। तो 40 लाख रुपए की ये लैंड बेच दी। हमें कैपिटल गेन निकालना है। असेसमेंट ईयर जो है हमारा 21-22, ठीक है जी। तो ये हमें करना है। इसका एक केस और दे रहा हूं, एक केस और निकाल के दिखाना आंसर। अगर ये लैंड गिफ्ट होती अंची वाई को, जो कि उसका सन है, 15/5/2007, तो क्या आंसर आता। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन के आपको आंसर निकालने हैं। इसको आप केस 1 कर लो और इसको आप केस 2 कर लो, ठीक है। सर आप कोई जोक नहीं मार रहे, सर आप हंसा नहीं रहे पढ़ाते हुए, तो भाई ये मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे फालतू की बकवास मैं करूँगा नहीं तुम्हारे साथ, ठीक है। पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट करो, जून में आपके एग्ज़ाम है, ठीक है ना। तो बस पढ़ाई वाला काम करो, यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर लेना है आपको, ठीक है। चलें क्या आगे, हाँ सर आगे चलो।
अब मुझे क्या समझाना है आपको अगला, तो हम लोग सेक्शन कौन सा कर रहे थे, 45 सब सेक्शन 1 बता रहा था आपको, जर्नल सेक्शन है पूरे कैपिटल गेन का। पर जब ये जर्नल सेक्शन कर रहे हैं तो इसके साथ हमें एक सेक्शन करना है, और उस सेक्शन का नाम क्या बताया था मैंने, 50C। चलो जी एक बार 50C बताता हूँ आपको क्या है सेक्शन। 50C किसके रिगार्डिंग है, अब सेक्शन आ जाओ आप 50C के अंदर। तो 50C किसके रिगार्डिंग है भाई, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के रिगार्डिंग है। किसके रिगार्डिंग है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो बिल्कुल ध्यान से अब थोड़ा सा कंसंट्रेशन लेवल आपको बढ़ाना होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपने, और बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको समझना है। ठीक है जी, क्या कहानी है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की क्या कहानी है, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा था कि सेक्शन जो 50C है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के रिगार्डिंग है, और ये बोलता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, क्या ट्रांसफर कर रहे हो भाई, लैंड। क्या ट्रांसफर कर रहे हो, बिल्डिंग, और बोथ। ठीक है जी, और बोथ। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट कौन पिक्चर में आ जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पिक्चर में आ जाएगी। इसका मतलब कि जो हमारी कैपिटल एसेट है, जो हमारी कैपिटल एसेट है हम उसे ट्रांसफर कर रहे हैं, और वो कैपिटल एसेट कौन सी है जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो कैपिटल एसेट कौन सी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हमें ये चेक करना है वो लैंड है, बिल्डिंग है, या बोथ। तो उस केस के अंदर हमें सेक्शन 50C हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। सेक्शन 50C हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा। अब देखो कैसे चेक करना है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने क्या किया है, बिल्डिंग, आपने क्या किया है, बिल्डिंग को आपने ट्रांसफर किया है, मतलब कि सेल किया है। ठीक है जी, बिल्डिंग को ट्रांसफर करने का मतलब आपने सेल किया है। तो आप चेक करो कि इसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, इस बिल्डिंग की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करो, और उसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, एक्चुअल कंसीडरेशन से। एक्चुअल कंसीडरेशन का मतलब जो एसएससी ने क्या किया है, डिक्लेयर की है। जो एसएससी ने कंसीडरेशन क्या की है, डिक्लेयर की है, उससे कंपेयर करो। अब जो एक्चुअल कंसीडरेशन होगी, जो एक्चुअल कंसीडरेशन होगी, ये जो एक्चुअल कंसीडरेशन है या तो वो कम आएगी या तो वो ज़्यादा आएगी। तो या तो एक्चुअल कंसीडरेशन क्या है, ज़्यादा है, मतलब कि हमारी एक्चुअल कंसीडरेशन यहाँ पे केस ले लेते हैं, एक्चुअल कंसीडरेशन है हमारी 50 लाख, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 46 लाख। तो यहाँ पे एक्चुअल कंसीडरेशन क्या है, ज़्यादा है। तो उस केस के अंदर जो आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन ज़्यादा है वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगी। अगर आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन कम है, मतलब सर स्टैम्प ड्यूटी जो वैल्यू है वो कर लो जी आप 60 लाख, और एक्चुअल कंसीडरेशन मैंने कहा कम है, वो कर लो 52 लाख। तो यहाँ पे एक्चुअल कंसीडरेशन क्या है, कम। तो उस केस के अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहां पे एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका एमसीक्यू 110% जून 2020 के अंदर आना ही आना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो इंपॉर्टेंट क्या चीज है, उसके लिए आप नोट लिखोगे, और वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वो इंपॉर्टेंट नोट क्या है। यहां पे कहता है
कि जो आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है और दूसरी तरफ आपकी क्या है, एक्चुअल कंसीडरेशन। दो चीजें, एक्चुअल कंसीडरेशन। तो स्टूडेंट आपकी जो एक्चुअल कंसीडरेशन है, ठीक है जी, विच इज नॉट मोर देन 10% ऑफ एक्चुअल कंसीडरेशन। मतलब आप क्या करो, यहां पे जो आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन है, जो आपकी क्या है, एक्चुअल कंसीडरेशन है, एग्जाम्पल के लिए एक्चुअल कंसीडरेशन, यहां पे दो केस बनाएंगे। यहां पे लिख लो केसेस, फर्स्ट केस, सेकंड केस। यहां पे दो केस बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो फर्स्ट केस के अंदर हम आपकी एक्चुअल कंसीडरेशन कितनी ले रहे हैं भाई, 50 लाख। 50 लाख की हमने ले ली। अब इसमें लॉ मेकर कहता है कि हम आपको क्या करेंगे, जो एक्चुअल कंसीडरेशन है उसका आप 110% निकाल लो। इतना वेरिएशन, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इतना वेरिएशन हम आपको अलाउड करेंगे, इतना चलेगा। मतलब अगर आप इसका 110% निकालते हैं तो वो आ जाएगा जी 55 लाख। कैसे आएगा भाई, 50 लाख का 10% निकाल लो 5 लाख और वो ऐड कर दो, या सीधे 50 लाख का 110% निकाल लो 55 लाख आ जाएगा। अब जो ये 55 लाख आया है इसको कंपेयर करो, किससे कंपेयर करो, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करो। अब मान लो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 52 लाख। तो मुझे बताओ इस केस के अंदर जो 55 है वो ज़्यादा है, 55 क्या है, ज़्यादा है। तो 55 आपका ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर स्टूडेंट इतना वेरिएशन मतलब क्या है, आपको अलाउड है। इतना वेरिएशन आपको क्या था, अलाउड था। मतलब कि अगर आप 50 से 55 लाख तक में अगर आप वैल्यू डिक्लेयर करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने कितनी वैल्यू डिक्लेयर की है, 50 लाख। तो जो 50 लाख हमने वैल्यू डिक्लेयर की है तो उसके अंदर जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू के अंदर हमें रिलैक्सेशन मिल रही है वो 55 लाख तक मिल रही है। मतलब कि यहाँ पे हम जब चेक करेंगे स्टैंप ड्यूटी वैल्यू तो वो 52 लाख है। तो इस केस के अंदर स्टूडेंट जो हमारा 50 लाख हमने एक्चुअल कंसिडरेशन डिक्लेयर किया है वही हमारी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। वही हमारी क्या हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। अगर ऐसा होता, मान लो कि ये हमने 50 लाख ही किया था और ये कितना आता, 55 लाख आता। बट यहाँ पे इस केस में ले लेते हैं कि जो हमारी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वो कितनी आ रही है जी, हाँ जी, स्टैंप ड्यूटी जो वैल्यू है वो हमारी आ रही है 56 लाख की, कर लो 56 लाख। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू हमारी क्या है, 56 लाख है। मतलब कि 55 से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। 55 से क्या आ रही है, ज़्यादा आ रही है। तो उस केस के अंदर क्या करेंगे, हाँ जी, देखो बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। आपकी जो एक्चुअल कंसिडरेशन है वो 50 लाख है, ठीक है। आपको सरकार कह रही है भाई 110%, जो आपकी एक्चुअल कंसिडरेशन है उसका 110% निकाल लो, जो कि 55 लाख आया। अब जो ये 55 लाख आया है इसको कंपेयर करो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से। या तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कम होगी या तो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होगी। देखो कम और ज़्यादा का मैंने केस आपको बताया, कम और ज़्यादा का केस अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ पे मैंने बताया कि एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो कम है, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो ज़्यादा है। तो भाई अगर स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसी को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाता है। बस आप ये याद कर लो।
तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा कहाँ पे, 56 लाख पे, तो उसी को क्या मान लिया जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम है, अगर कम है पर किससे कम है, 110% से, तो उस केस के अंदर जो हमारा एक्चुअल कंसिडरेशन है वही हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। तो ये लॉ मेकर ने स्टूडेंट क्या कर रखा है, हमें 10% का हम लोग बोल सकते हैं एक रिलैक्सेशन दिया है कि जितनी भी हमारी एक्चुअल कॉस्ट हो, सीधी सिंपल सी बात है कि आपने एक बिल्डिंग खरीदी 50 लाख में, ठीक है, आपने चेक किया कि उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 52 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है, 52 लाख। अब आप सोचोगे सर इस केस में तो 52 लाख को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना चाहिए। नो स्टूडेंट, आपको क्या करना है, इसका 110% निकालना है। इतना हमें लॉ मेकर क्या कर रहा है, अलाउड कर रहा है, तो 55 लाख तक हमें वो अलाउड कर रहा है। तो ये 55 लाख को आप कंपेयर करोगे और उसमें ये चेक कर लो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम आ रही है या ज़्यादा आ रही है। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम आ रही है तो जो आपने एक्चुअल कंसिडरेशन डिक्लेयर की है, जो डिक्लेयर की है वो वाली लेना, ये वाली मत ले लेना 110 वाली, वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। और अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो वही स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान ली जाएगी। अब तो ये हमारा क्या हो गया, पहला नोट हो गया, ठीक है। तो जब भी लैंड, बिल्डिंग और बोथ का केस आएगा तो उसमें आप ये चेक करोगे, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को आप चेक कर लेना अपनी एक्चुअल कंसिडरेशन से। दूसरी बात ध्यान से सुनना, दूसरी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक तरफ एसएससी है, ठीक है जी। अब मैं जो सेक्शन है वो 55 कैपिटल ए बताने वाला हूं, अभी मैंने 50C बताया था, अब आगे एक सेक्शन और बढ़ गया। तो एक तरफ एसएससी है, दूसरी तरफ एओ है और वैल्यूएशन ऑफिसर आ गया ना, वैल्यूएशन ऑफिसर 55A। अब देखो क्या हो रहा है, यहां पे एसएससी ने कहा, एसएससी यहां पे स्टूडेंट क्या कर सकता है कि या तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर, कुछ रजिस्टर्ड वैल्यूअर होते हैं उनसे वैल्यूएशन करा सकता है प्रॉपर्टी की, या तो वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर से वैल्यूएशन नहीं करा रहा, सीधे डिक्लेयर कर रहा है जी ये वैल्यू है। पर क्या हुआ, मान लो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू एसएससी ने बताया 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल 1 लाख रुपए की है, और एओ कहता है जी इसकी तो वैल्यू 1,10,000 रुपए है। मैं आपको सिखा क्या रहा हूं कि यहां पे एओ रेफर कर सकता है क्या केस, क्या एओ रेफर कर सकता है केस को वैल्यूएशन ऑफिसर के पास, ये सिखा रहा हूं। सेक्शन 55A इसी के रिगार्डिंग है कि एओ रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि वो कब कर सकता है, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास वो केस को कब कर सकता है। तो नंबर 1 वो कब कर सकता है, आपको ये चेक करना है कि ये जो डिफरेंस है ये क्या 15% से 15% से ज़्यादा है। हाँ जी, तो आंसर इज नो, 15% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 15% करेंगे तो 115 आएगा, ठीक है नहीं, 115 आएगा और यहाँ पे 110 आ रहा है, तो यहाँ पे नहीं कर सकता। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस क्या है कि मान लो फेयर मार्केट वैल्यू तो 1 लाख ही ले लो और यहाँ पे 1,20,000 ले लो। तो अगर आप देखोगे तो इस बार क्या है, 15% से ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा नहीं था। तो इस टाइम पे वो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस रेफर कर सकता है, ठीक है। मैं अभी बता रहा हूँ केस कब रेफर कर सकता है, ठीक है। तो एक तो 15% वाला आ गया और 25,000 रुपये है, और क्या है 25,000 रुपये। तो दो कंडीशन है, दोनों में से कोई भी एक प्रूफ हो जाए तो रेफर हो जाएगा केस। तीसरा कर लेते हैं, मान लो कि 5 लाख है, एसएससी ने बोला 5 लाख और यहाँ पे बोला 5,30,000। अब अगर आप देखोगे तो ये तो 6% आ रहा है, क्योंकि 5 लाख का 6% निकालोगे 30,000। आप कहोगे सर ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही, पर 25,000 से ज़्यादा है, तो अगेन वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर किया जा सकता है। अगेन वैल्यूएशन ऑफिसर को क्या किया जा सकता है, रेफर किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। अब क्या होगा, जब वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस जाएगा
तो वैल्यूएशन ऑफिसर क्या करेगा, पता करेगा वैल्यू। तो हाँ जी, तो पता करेगा तो क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो फेयर मार्केट वैल्यू कम होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, या तो फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। ठीक है जी, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या किया, वैल्यू निकाली, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने जब वैल्यू निकाली तो वो फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। वो फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ गई, कम आ गई। तो उस केस के अंदर स्टूडेंट क्या होगा कि अब मुझे बताओ, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है पर फेयर मार्केट वैल्यू कम है। मान लो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है 60 लाख, पर आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है 56 लाख में। तो भाई इसी को तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, इसको क्या लिया जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लिया जाएगा। अगर मान लो कि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आ रही है 70 लाख की, ठीक है जी, और मार्केट में जो वैल्यू चल रही है, मार्केट में हम कह रहे हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 64 लाख की है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 64 लाख की है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, जो फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कि फेयर मार्केट वैल्यू 74 लाख है। तो फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो भाई 70 लाख ही है ना। तो उस केस के अंदर जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है वो 70 लाख लिया जाएगा। तो अगर ये वैल्यूएशन ऑफिसर के पास केस जाता है तो जाके ऐसा होगा। ठीक, एक प्रोविजन और, बिल्कुल ध्यान से सुनना, एक प्रोविजन और, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो दो बता रखी है। वो दो कैसे बता रखी है, एक तो आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट की बता रखी है और एक आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बता रखी है। आपको पता है कोई भी आप हाउस प्रॉपर्टी परचेज करोगे या कोई बिल्डिंग परचेज करोगे तो उसका डेट ऑफ एग्रीमेंट होता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। आप JIGL के अंदर भी रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्रीमेंट, आपने जब हाउस प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसका एक डेट ऑफ एग्रीमेंट होगा और एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा। तो हो सकता है कि जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो वो डिफरेंट हो, मतलब डेट ऑफ एग्रीमेंट में अलग और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर अलग। तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, जो हमारी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है डेट ऑफ एग्रीमेंट के अंदर, वही हमारी क्या हो जाएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगी। पर उसके लिए क्या है, कंडीशन है। उसके लिए क्या है, एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना स्टूडेंट। कंडीशन क्या है कि जो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट है, जो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट है, आपने क्या किया हो, डेट ऑफ एग्रीमेंट जो आपका है, आपने क्या किया हो कि डेट ऑफ रजिस्ट्री से पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या वर्ड बोला गया है, ऑन और बिफोर, क्या वर्ड बोला गया है, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर, क्या बोला है, ट्रांसफर, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ द एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर। तो ट्रांसफर होने से पहले, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराने से पहले आपने क्या कर दिया, होल या पार्ट, होल या पार्ट जो पेमेंट है वो आपने कर दी हो। किससे की होगी भाई, अकाउंट पे ही चेक से की होगी, ठीक है, अकाउंट पे ही चेक से की होगी, या डिमांड ड्राफ्ट बनाया होगा, या आपने इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू की होगी, बैंक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है, जो आपका डेट ऑफ एग्रीमेंट है, यहाँ पे बोला गया है जो आपका क्या है, डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो ध्यान से देखो क्या बोला गया, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर, ट्रांसफर का, क्योंकि देखो डेट ऑफ एग्रीमेंट के बाद क्या होता है, सेल डीड बनती है, ठीक है ना, और प्रॉपर्टी का टाइटल आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो जो सेल डीड बन रही है उससे पहले पहले आप क्या कर रहे हो, होल या पार्ट पेमेंट कर रहे हो, अकाउंट पे ही चेक के थ्रू या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, बैंक अकाउंट
के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर जो आपकी डेट ऑफ एग्रीमेंट के अंदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगी। अदरवाइज स्टूडेंट क्या होगा, अदरवाइज क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को वही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मानी जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अंदर एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना कि हम लोग अपील में नहीं जा रहे, हम लोग अपील में नहीं जा रहे हैं बस। तो अगर मैं समराइज करूं इस लेक्चर को, तो इसके अंदर मैंने बहुत बेसिक आपको सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 बताया, पर मैंने ये भी बताया सेक्शन 50C पिक्चर में आएगा लैंड बिल्डिंग और बोथ के केस के अंदर। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि वैल्यूएशन ऑफिसर को भी केस रेफर हो सकता है, और उसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें भी मैंने आपको बताई। तो स्टूडेंट ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, प्लीज़ इसके नोट्स बना लें, और एक क्वेश्चन भी मैंने आपको दिया था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट मैं जो यहाँ पे आपको सेक्शन करवाऊंगा, 2-3 सेक्शन में आपको और करवाऊंगा, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो प्लीज़ वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का। वैसे पहले ही आपको बता दूं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं क्या करवाने वाला हूँ, सेक्शन 45 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4, ठीक है जी, ये 2 मैं सबसेक्शन करवाऊंगा, जिससे कि जो मेरी सेक्शन की सीरीज़ है 45 की वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो सेक्शन जो 45 है उसकी सीरीज पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और एक इनटेंजिबल एसेट के रिगार्डिंग कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट होता है तो वो भी मेरा यहाँ पे निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि हमारा 60-70% नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैपिटल गेन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 54 की लिस्ट रहेगी, तो वो करने के बाद हमारा कैपिटल गेन का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।